नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो को आप एंड तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारे फैक्ट मैंने इंक्लूडेड किए हैं। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लगाकर 4 तक के जितना भी हमने ये मैटर कवर करवाया उनको नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके वो भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी 6 to 10 की मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना ली है इन वीडियोस के लिए, तो उस प्लेलिस्ट को विजिट करके भी आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ऐसी वनस्पति जिस पर लंबे समय तक मानवीय प्रभाव नहीं पड़ा है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, इस प्रकार की वनस्पति को कहा जाता है अक्षत वनस्पति। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। नीचे वाले फैक्ट भी देख लेते हैं। मूल रूप से जो भारतीय वनस्पति है उसको देशज कहा जाता है। जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज कहा जाता है। तो ये फैक्ट बुक के अंतर्गत दे रखा है, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। शंकुधारी वन कहाँ पर मिलते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शंकुधारी वन हमें मिलते हैं पर्वतों के ढलानों पर। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। नीचे वाला फैक्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। वन किस प्रकार का एक संसाधन है? तो वन एक नवीकरण योग्य संसाधन है। निम्न में से कौन सा वनस्पति का प्रकार है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन एवं झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैग्रोव वन या फिर सभी? देखिए, सही आंसर होगा सभी। यहाँ पर जितने भी ये प्रकार दे रखे हैं ये किन के प्रकार है? वनस्पतियों के। तो आप ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए स्थानों पर कौन से वन मिलते हैं? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तरी पूर्वी भारत में बंगाल, असम, मेघालय और तराई प्रदेश में। तो इन सभी स्थानों पर कौन से वन मिलते हैं? देखिए, सही आंसर होगा सदाबहार वन। इन्हें वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है। आप ध्यान रखिएगा सदाबहार वन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी विशेषता सदाबहार वन की नहीं है? ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इन वनों में वार्षिक औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है। इन वनों में मुख्य रूप से रबड़, महोगनी, आबनूस जिसे एबोनी भी कहा जाता है, लोह कास्ट, सिनकोना मिलते हैं। यह पश्चिमी राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं। देखिए, सदाबहार वनों के संबंध में 4th नंबर ऑप्शन गलत दे रखा है, बाकी सभी सही है। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। सदाबहार वनों का शोषण कम होता है क्योंकि इनकी लकड़ी कठोर होती है। तो ये कथन सही है। इनकी लकड़ी कठोर है, इसके कारण सदाबहार वनों को नहीं काटा जाता है। एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं और वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। देखिए, जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के वन रहते हैं तो उनको काटने में काफ़ी अधिक आसानी रहती है। लेकिन सदाबहार वनों में एक ही स्थान पर अलग अलग प्रकार के वन और झाड़ियाँ पाई जाती है, जिस कारण वृक्षों को काटने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए सदाबहार वनों का जो शोषण है वो कम होता है। वृक्षों, लताओं एवं छोटे छोटे पौधों की सघनता होती है, जिससे वृक्षों को काटने में असुविधा होती है। परिवहन के साधनों की कमी है। जो जहाँ पर देखिए सदाबहार वन है उन क्षेत्रों में परिवहन की कमी है, इस कारण भी इन वनों का शोषण कम हो रहा है। तो चारों कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं, तो सभी इसका सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। आर्थिक दृष्टि से जो सदाबहार वन है इनका उपयोग नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सदाबहार वनों की ऊंचाई 60 मीटर और इससे अधिक होती है। और देखिए, आरबीसी के अंतर्गत अलग फैक्ट दे रखा है। जो एनसीईआरटी वाली ये पुस्तक है इसके अंतर्गत इन वनों की ऊंचाई 60 मीटर दे रखी है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर मिलते हैं? देखिए, सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन, असम और पश्चिम बंगाल में। पतझड़ वनों के लिए कितनी वर्षा आवश्यक है? देखिए, सही आंसर होगा 70 से लगाकर 200 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। ये वन शुष्क काल में अपने पत्ते गिरा देते हैं 6 से 8 सप्ताह के लिए। कौन से वन? पतझड़ वन। और जो ये पतझड़ वन है इनके 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के निचले भाग,
विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत, छोटा नागपुर का पठार और असम की पहाड़ियाँ। इसके अलावा पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग और पश्चिमी घाट का प्रतिपवन पूर्वी क्षेत्र। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए सही आंसर होगा 2 भागों के अंतर्गत। तो 2 भाग कौन कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वनों के लिए आवश्यक वर्षाएं 100 से लगाकर 200 सेंटीमीटर, शुष्क पर्णपाती वनों के लिए आवश्यक वर्षाएं 70 से लगाकर 100 सेंटीमीटर। जो ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ या फिर पर्णपाती वन है, इनके अन्य नाम क्या है? इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है और इन्हें पतझड़ वन भी कहा जाता है। तीनों एक ही है, पर्णपाती का है, मानसूनी का है या फिर पतझड़ का है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो सही आंसर होगा 3rd नंबर ऑप्शन, सागौन। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती जो वन है, इनमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं? साल है, बांस है, चंदन, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और ये वन किन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं? उत्तरी पूर्वी जो राज्य है भारत के, इसके अलावा हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। शुष्क पर्णपाती वन किस क्षेत्र में मिलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर सभी? तो सही आंसर होगा सभी। मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं शुष्क पर्णपाती वनों में? तो सागवान है, साल है, पीपल है और नीम। यहाँ पर नीम होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों के लिए कितनी वर्षा आवश्यक है? तो देखिए सही आंसर होगा 70 सेंटीमीटर से कम। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। क्षेत्र की हम अगर बात करें कि उष्णकटिबंधीय जो कंटीले वन है, ये किन क्षेत्रों में हमें मिलते हैं? तो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों, इन सभी क्षेत्रों में हमें कंटीले वन मिलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। मुख्यतः भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए जो कंटीले वन है, इनकी प्रमुख पादप प्रजातियाँ कौन कौन सी है? अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया, नागफनी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। नागफनी को कैक्टस भी कहते हैं। जो कंटीले वन है, इनकी जड़ें लंबी और पत्तियां क्या होती है? छोटी होती है। ये इनकी विशेषता है। तो आप ध्यान रखिएगा। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों की ऊंचाई कितनी होती है? तो देखिए सही आंसर होगा 1000 मीटर से लगाकर 2000 मीटर तक। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। 1500 से लगाकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन हमें मिलते हैं? शंकुधारी वन हमें देखने को मिलते हैं। और 3600 मीटर की ऊंचाई पर और इससे अधिक की ऊंचाई पर अल्पाइन जो घास के मैदान है, वो हमें देखने को मिलते हैं, जिनका उपयोग किनके द्वारा किया जाता है? गुज्जर बकरवालों के द्वारा। तटवर्ती क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आता रहता है, उस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति मिलती है? तो देखिए ये वनस्पति हमें मिलती है मैंग्रोव वनस्पति। 3rd नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। जो मैंग्रोव वनस्पति है, इसके अंतर्गत पौधों की जड़ें हमेशा पानी के अंतर्गत डूबी रहती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पर हमें सुंदरी वृक्ष, नारियल, ताड़, क्योडा और एगार नामक पादप मिलते हैं। इस क्षेत्र में हमें रॉयल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर है, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत में विश्व की कुल पक्षी प्रजातियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो देखिए सही आंसर होगा, समझिए कि 100% विश्व की जो पक्षी प्रजातियाँ हैं, उनमें से 13% जो पक्षी की प्रजातियाँ हैं वो भारत के अंतर्गत पाई जाती है। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में विश्व की कुल मछलियों की प्रजातियों का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो लगभग 12%। तो आप ये ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण स्तनधारी जानवर हाथी मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? असम, कर्नाटक, केरल या फिर सभी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा सभी। तो आप ये ध्यान रखिएगा। थार मरुस्थल और कच्छ के रण में हमें जंगली गधे व ऊंट देखने को मिलते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिनियम से संबंधित अलग अलग एग्जामों के अंतर्गत अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा।
भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम ये लागू हुआ था 1972 में। विश्व का एकमात्र देश जहाँ पर शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, तो ये देश कौन सा है? ये है भारत। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल कौन सा है? तो सही आंसर होगा गिर जंगल, जो कि गुजरात में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। और नीचे वाले फैक्ट भी आप ध्यान रखिए, एशियाई शेर केवल गिर जंगल में ही पाए जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप ध्यान रखिएगा। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची में कितने पादपों को रखा है? तो सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन 352 पादपों को। और इनमें से अति संकटग्रस्त पादप कितने हैं? 52। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भारत में बाघ मुख्य रूप से कहाँ पर मिलते हैं? मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, हिमालय क्षेत्र में, या फिर सभी? तो इसका सही आंसर होगा सभी। इन सभी क्षेत्रों में हमें मुख्य रूप से बाघ देखने को मिलते हैं। कौन सा जानवर लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में मिलता है? तो देखिए ये जानवर है याक, और इस याक को गुच्छेदार सींगों वाला बैल भी कहा जाता है। घड़ियाल विश्व के किस एकमात्र देश में मिलते हैं? तो देखिए इस देश का नाम है भारत। ये चलो फैक्ट भी आप ध्यान रखिए, साइबेरियन सारस का मनपसंद स्थान कौन सा है? तो कच्छ का रण। देश में कुल कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित हैं? देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं ये है 18। कौन कौन से, वो हम आगे देखेंगे। सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना कब शुरू की गई? तो देखिए ये शुरू की गई थी 1992 के अंतर्गत। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत में कुल राष्ट्रीय पार्क कितने? 103। देखिए एनसीईआरटी की इस पुस्तक के अंतर्गत 103 दे रखा है, तो आप ध्यान रखिएगा। कुल वन्य प्राणी अभयवन कितने हैं? तो 535। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो जीव आरक्षित क्षेत्र हैं भारत के, जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर जितने भी है देखिए टोटल है 18 यहाँ पर दे रखे हैं। कौन सा कहाँ पर है वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर देखिए आप, नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये किन किन राज्यों में पड़ता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। सेकंड है नंदा देवी, ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड में। थर्ड नंबर पे मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। आगे यहाँ पर है नौकरेक, ये मेघालय में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। मानस कहाँ पर है? मानस है असम में। सिमलीपाल है उड़ीसा के अंतर्गत। दिबांग ये है अरुणाचल प्रदेश में। पंचमंडी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अचनकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। कच्छ का रण गुजरात। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। कंचनजंगा सिक्किम। अगस्त्यमलई केरल तमिलनाडु। बड़ा निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। डिब्रू सेखोवा असम। शेषचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इनमें से भी देखिए जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जामों में आते हैं, एक आप ये ध्यान रखिएगा, नंदा देवी कहाँ पर है, सुंदरवन कहाँ पर है, मानस कहाँ पर है, सिमलीपाल कहाँ पर है, और इसके अलावा जो ये कंचनजंगा वाला है ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पर पड़ता है। तो जितने भी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इस चैप्टर के, वो सभी मैंने आपके सामने रखे हैं। और देखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये भी आप साथ में लिख लीजिएगा। 18 ये नाम लिख लीजिएगा, ये किन किन राज्यों के अंतर्गत पड़ते हैं ये भी आप लिख लीजिएगा। अगर आप इनका 2-4 बार रिवीजन करेंगे तो ये सब आपको याद हो जाएंगे। आज का जो हमारा कमेंट वर्क है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और देखिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी चैप्टर नंबर 6 से संबंधित, जिसका नाम है जनसंख्या। तो जनसंख्या से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो करें, ये हमारा अंतिम चैप्टर रहेगा। इसके साथ ही हमारी जो ये 9th क्लास की ज्योग्राफी वाली बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम धीरे धीरे ले रहे हैं लेकिन कम्प्लीटली मैटर कवर कर रहे हैं। तो जो हमारी तैयारी हो रही है वो अच्छे से हो रही है, और आपको बस हमेशा सकारात्मक रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।